दोस्तों स्वागत है आपका भी जीसी 134 के चैप्टर नंबर 2 एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल फर्स्ट में। पिछली वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की। अगर आप कोई भी सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ, स्कैन्ड पीडीएफ, हैंड रिटन असाइनमेंट और कोई भी गेस्ट पेपर बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, जिससे हम आपको सोल्ड असाइनमेंट, एग्जाम के नोट्स, गेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल किसके बारे में है। इसको समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या बोलता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल। एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल का क्या मतलब होता है। तो इसमें हम इसके आंसर को देखेंगे कि इसका आंसर हम किस प्रकार देंगे। अगर एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं। तो E.M. फोस्टर ने अपनी बुक में नोवेल को समझाने के लिए 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। इसमें हम क्या करेंगे, एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल है वो किसके बराबर माना गया है, नोवेल के डिफरेंट पार्ट्स और जो एलिमेंट है 7 पार्ट्स हैं उसके बराबर। तो इसमें और क्या बताया, फोरेस्टर ने नोवेल के 7 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए हैं। जो 7 एस्पेक्ट हैं वो कौन से हैं, स्टोरी है, पीपल, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोस्पेसी, पैटर्न और रिदम। ये 7 की पॉइंट बताए हैं उन्होंने, 7 एस्पेक्ट बताए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि आप एस्पेक्ट से क्या समझते हैं, कितने एस्पेक्ट हैं। तो द बुक रिटन बाय द फोस्टर वाज डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स। जो फोस्टर की बुक है वो 7 चैप्टर में डिवाइड की गई है। विच वर नोन बाई इट्स एस्पेक्ट, जो कि इसे एस्पेक्ट के नाम से जाना जाता है। द 7 एस्पेक्ट ऑफर्ड फॉर डिस्कशन आर द स्टोरी, क्या हो गया, स्टोरी है, पीपल है, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। ये इसके 7 टाइप है। फिर इन्होंने बताया है इसका सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन लिटरेरी वर्क, डिफाइन ईच वन ऑफ देम। तो इसमें क्या है कि आज हम समझेंगे इस क्वेश्चन में किसी भी लिटरेरी वर्क, जो कि हो सकता है नोवेल हो, पोइट्री हो, ड्रामा हो, कि 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है फॉर्म, दूसरा होता है कंटेंट। तो इसमें है, इसको आंसर को देखते हैं। एनी लिटरेरी वर्क वुड हैव 2 कंपोनेंट्स, पहला है फॉर्म, दूसरा है कंटेंट। तो पहला फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म वुड इम्प्लाई दी हाउ ऑफ ए लिटरेरी जर्न। दूसरा बताता है कंटेंट वुड मीन व्हाट ए पीस ऑफ लिटरेचर हैज टू से। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं लिटरेरी के, पहला फॉर्म, दूसरा कंटेंट। तो फॉर्म क्या है, कैसे लिखा गया है। फॉर्म का मतलब होता है कि इसको कैसे लिखा गया है। कंटेंट क्या होता है, क्या लिखा गया है, इसमें क्या लिखा है। तो 2 कंपोनेंट हो गए, फॉर्म और कंटेंट। फॉर्म को बताया कि क्या लिखा गया है, वो वर्क किसके बारे में, तो और कंटेंट है कि क्या लिखा गया है, बात क्या लिखी है उसमें। तो अब इसको समझें। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो राइटिंग का स्ट्रक्चर और स्टाइल क्या है। तो ये तो हो गया फॉर्म का मतलब। इसके एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो पोइट्री का फॉर्म अलग होता है, नोवेल का फॉर्म अलग होता है। तो फॉर्म क्या हो गई, हाउ, इसको कैसे लिखा गया है, कैसे लिखा है, ठीक है। तो और दूसरा है, हम बात करेंगे कंटेंट की। कंटेंट बताता है कि टेक्स्ट क्या कहना चाहता है, कंटेंट का मतलब क्या है, स्टोरी का, मैसेज का आइडिया क्या है। तो इसका एग्जांपल समझे तो लव स्टोरी हो गई, सोशल इश्यू हो गया, मोरल इश्यू हो गया। तो ये इसके कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो कि हमने इजी और आसानी से समझी। तो फॉर्म और कंटेंट दोनों लिटरेचर को समझने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई लिटरेचर है उसको समझना है तो आपको फॉर्म और कंटेंट दोनों को समझना होगा, तभी आपको वो समझ में आएगा। यह किसके लिए अप्लाइज होता है, नोवेल के लिए, पोइट्री के लिए, ड्रामा के लिए और प्रोज के लिए होता है। तो इसी में यही सेम आंसर लिख रखा है। क्या है, फॉर्म और कंटेंट 2 पार्ट हैं। फॉर्म वुड इम्प्लाई हाउ, ये कैसे हुआ है, तो ये ध्यान रखें। फॉर्म की बात आएगी तो हाउ होना चाहिए, और कंटेंट वुड मीन व्हाट, क्या लिखा गया है। दीज 2 कंपोनेंट्स आर वेरी वाइटल टू एनी who wishes to study and form literature, be it the novel, poetry, prose और ड्रामा। तो ये क्या, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो, नोवेल हो, पोइट्री हो, प्रोज हो और ड्रामा हो। तो उसके लिए सभी के लिए करता है। जब कोई, ये कब बनते हैं, जब फॉर्म और कंटेंट दोनों को समझा जाएगा, तभी आप उसको समझ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड फॉर्म। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो इसके बारे में बताया गया है।
फॉर्म और कंटेंट के बीच रिलेशनशिप होता है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए पहले मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी ब्रीफ बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। फॉर्म और कंटेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो इसका आंसर हो गया यस। दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे पर दोनों डिपेंड करते हैं और लोगों की ओपिनियंस डिफरेंट होती है कि इनका रिलेशन कैसा है। सब एक जैसे नहीं सोचते, व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, इसलिए क्या है, सबके डिफरेंट ओपिनियंस हैं। फॉर्म्स और कंटेंट के रिलेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। नोवेल को समझने के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को नोटिस करना पड़ेगा, दोनों को ध्यान से देखना पड़ेगा। नोवेल की डेफिनेशन याद रखना हेल्पफुल है, तो नोवेल की डेफिनेशन है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो क्या होगी, हेल्पफुल होगी। और नोवेल एक स्ट्रॉन्ग नोवेल है, लॉन्ग प्रोज स्टोरी होती है और हर राइटिंग का स्ट्रक्चर अलग होता है कि हर जो राइटिंग होती है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो क्या हो गया, मेन स्टोरी है ना, वो क्या है, स्ट्रक्चर के साथ क्या बनेगा, नोवेल। स्टोरी और प्लस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा नोवेल होगा। तो ये इस क्वेश्चन का ब्रीफ है। तो मैंने बताया कि वी आल नो दैट ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स एंड दैट दीज टू कंपोनेंट्स आर क्लोजली लिंक्ड टुगेदर। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, दोनों अलग नहीं हैं। ओपिनियन वेरीज ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो वो लोगों पर डिपेंड करते हैं, लोग अलग अलग सोचते हैं, उनके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। हाउएवर वी डू नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट कैन नॉट रिलाई बी इग्नोर्ड इफ वी आर टू डेवलप क्रिटिकल स्किल्स इन ए रीडिंग नॉवेल्स। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इट वुड बी हेल्पफुल टू कीप इन माइंड आवर डेफिनेशन ऑफ द नोवेल। तो ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है नोवेल की डेफिनेशन के लिए। फॉर इंस्टेंस, इफ नोवेल इज डिफाइंड एज ए लॉन्ग प्रोज नैरेटिव, ए लॉन्ग स्टोरी रिटन इन प्रोज, देन इट गोज विदाउट सेइंग दैट एनीथिंग रिटन हैज सम सॉर्ट ऑफ शेप विच इम्प्लाइज फॉर्म। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट एडवाइजेबल फॉर अस टू अप्रोच ए नोवेल थ्रू द फॉर्म रेदर देन द कंटेंट, इफ यस वाई, गिव रीजन। तो इसमें क्या है कि क्या हम नोवेल को फॉर्म के थ्रू अप्रोच करना चाहिए, अगर हाँ तो इसको क्यों करना चाहिए। तो इसमें ओनली फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि नोवेल को फॉर्म के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों। यस, इट इज important for us to approach a novel through the form rather than the content. For instance, if a novel is defined as a long prose narrative, a long story written in prose, then it goes without saying that anything written has some sort of shape which implies form. तो क्या है कि हाँ, नोवेल को समझने के लिए फॉर्म पर फोकस करना इम्पोर्टेंट है, जो कि पहली लाइन का मतलब है। तो इसका मतलब है कि कैसे लिखा गया है, मोर इम्पोर्टेंट कौन सा है, क्या लिखा गया है, बाद में समझ में आता है। तो इसलिए क्या है, मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि कैसे लिखा गया है, बाद जो लिखा गया है वो पढ़ने के बाद पता लगेगा ना। तो फॉर्म फर्स्ट है, उसके बाद कंटेंट आता है। तो दूसरी और इसकी लाइन है जो कि हम समझेंगे यहाँ से इफ़ के बाद। तो इसमें मतलब है नोवेल एक लॉन्ग प्रोज स्टोरी है और हर राइटिंग एक स्ट्रक्चर होता है। तो नोवेल क्या है, एक लॉन्ग प्रोज स्टोरी है और इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर्म हमेशा प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर समझने से ही कंटेंट क्लियर होगा। अगर आप स्ट्रक्चर को समझोगे तभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्या है, फॉर्म और स्ट्रक्चर बन के ही नोवेल बनेगा। तो एवरी राइटिंग हैज़ फॉर्म। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखिए इस क्वेश्चन की, तो क्या है, फॉर्म बताता है स्टोरी कैसे ऑर्गेनाइज है, उसके बाद ही कंटेंट को हम समझ सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज Aristotle define plots? Does his definition hold true for the novel as well? तो ये क्या है, क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि जो अरिस्टोटल है ने प्लॉट को कैसे डिफाइन किया गया है। अरिस्टोटल लेखक है, उसने प्लॉट को कैसे डिफाइन किया है, क्या वो डेफिनेशन नोवेल पर भी अप्लाई होती है। तो इस 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो अरिस्टोटल है उसने प्लॉट को कैसे डिफाइन किया है और जो उसने डेफिनेशन दी है वो नोवेल पर अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो द ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल इन हिज फेमस वर्क द पोएटिक्स in the 4th century BCE used the term plot as one of the necessary
constituents of a great tragedy, as he was essentially talking about the dramatic form tragedy, but his definition is equally applicable to the novel as well. He defines a plot as a combination of incidents, events, situation, actions in a story. तो ग्रीक जो फिलोसफर है एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में प्लॉट को ट्रेजेडी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माना है। तो पहली लाइन ये होगी। तो अरिस्टोटल ड्रामा क्या हो गया? अरिस्टोटल ड्रामे के बारे में बात कर रहा है, तो उसका फोकस ड्रामा पर था, नोवेल पर उसका फोकस नहीं था। फिर भी उसकी डेफिनेशन नोवेल पर भी अप्लाई होती है। तो उसका फोकस तो क्या था? पोइट्री पे था, पर नोवेल पर नहीं था ना। फिर भी उसकी क्या है, जो उसने डेफिनेशन दी है ना, वो नोवेल पर भी अप्लाई होती है। क्यों? नोवेल में भी इवेंट्स और एक्शन होते हैं। आपने नोवेल पढ़ोगे, नोवेल के बारे में देखोगे, जैसे मुंशी प्रेमचंद का पढ़ सकते हो या किसी का भी पढ़ सकते हो, तो उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ इवेंट्स होंगे, कोई एक्शन होते होंगे। तो इसलिए क्या है, ये नोवेल के लिए भी अप्लीकेबल है। प्लॉट का मतलब स्टोरी के इवेंट और एक्शन का कम्बिनेशन होता है। तो उसने एक डेफिनेशन दी प्लॉट के बारे में कि कम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट, इवेंट, सिचुएशन, एक्शंस इन ए स्टोरी, जो कि इसने बता रखा है। ही डिफाइंस ए प्लॉट एज ए कम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट, इवेंट्स, सिचुएशंस, एक्शन इन ए स्टोरी। तो प्लॉट का मतलब है स्टोरी के इवेंट्स और एक्शन का कम्बिनेशंस, जो कि है इंसिडेंट्स, इवेंट्स, सिचुएशन और एक्शंस। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल अपने फेमस वर्क जो कि उसने लिखी है पोएटिक, उसमें अपने टर्म का यूज़ किया है प्लॉट के बारे में बताया है। उसने प्लॉट की डेफिनेशन दी है, और जो कि क्या है, एक नोवेल के लिए एप्लीकेबल भी है। और उसने प्लॉट को कैसे बताया है? कम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट, इवेंट, सिचुएशन एंड एक्शन इन ए स्टोरी, जो कि एक नोवेल पर भी एप्लीकेबल होती है। तो इस प्रकार ये हमारा 5th क्वेश्चन। यहाँ अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू डिफाइन प्लॉट? प्लॉट क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में आता है। तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, उसको मैं एक बार हिंदी में बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में इसको कैसे लिखना है। प्लॉट का मतलब है स्टोरी के इवेंट का ऑर्डर, जहाँ एक इवेंट दूसरे को अफेक्ट करता है, और प्लॉट में इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड सो के थ्रू। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, ही स्टडीड हार्ड एंड सो ही पास्ड दी एग्जाम। तो ये इस प्रकार इवेंट्स रैंडम नहीं होते हैं, प्रॉपर इनका कनेक्शन होता है। इस प्रकार हम प्लॉट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, अगर एग्जाम में आता है तो? द प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ए लिटरेरी वर्क वेयर ईच अफेक्ट्स द नेक्स्ट वन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ cause and effect. The causal event of a plot can be thought of as a series of events linked by connector and so. तो ये इसने क्लियरली बताया है कि प्लॉट क्या है, एक सीक्वेंस होता है घटनाओं का जो एक दूसरे को अफेक्ट करता है। जिसके कारण क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं एंड सो के थ्रू। तो इस प्रकार ये क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। तो इस प्रकार हम प्लॉट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी टू? तो हमें क्या बताना है, प्लॉट और स्टोरी के बीच में डिफरेंस बताना है, इन दोनों के नेचर के बारे में, कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो क्या इन दोनों को अलग अलग समझना ज़रूरी है? तो इसको देखेंगे दोनों को अलग अलग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जो E.M. फॉरेस्टर है, ए मच लेटर राइटर and critical in his work aspect of the novel draws a distinction between plot and a story। तो ये इसमें क्या है, डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अलग अलग बताते हैं। इन फॉरेस्टर एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल ही डिफाइंस ए स्टोरी एज ए नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज इन देयर टाइम सीक्वेंस। तो वो क्या बताते हैं, स्टोरी के बारे में बताते हैं कि स्टोरी क्या है, एक नैरेटिव है घटनाओं का जो कि टाइम के साथ घटते हैं। तो उसको बताते हैं कि स्टोरी क्या होती है। तो इसमें क्लियर इन्होंने डिफरेंस बताया है। स्टोरी का मतलब है इवेंट्स को टाइम ऑर्डर में बताना। ही देन गोज ऑन टू से दैट ए प्लॉट इज आल्सो नैरेटिव ऑफ इवेंट्स। तो ये भी क्या है, नैरेटिव ऑफ इवेंट्स है। द एम्फेसिस फॉलिंग ऑन कैजुअलिटीज। तो इसमें फर्क क्या है? हियर इज द कीवर्ड टू रिमेंबर इज
casualties. He cites the oft quoted example, the king died and then the queen died. तो इसमें क्या है, जो स्टोरी का मतलब है इवेंट्स को टाइम के ऑर्डर में बताना, और जो हमारा प्लॉट्स है, प्लॉट्स में इवेंट के बीच में कोज इफेक्ट का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इन्होंने स्टोरी का तो बता दिया कि स्टोरी अरेंज होती है इवेंट्स किसके टाइम बेस पे, टाइम सीक्वेंस पे, लेकिन जो प्लॉट है वो क्या है, इवेंट्स के बीच में कोज इफेक्ट का रिलेशन देता है। पहले इवेंट ए घटेगा फिर इवेंट बी का, इसमें रीजन भी होता है इसके साथ। तो प्लॉट क्या है, एक कैजुअलिटी है जिसे बोलते हैं कोज इफेक्ट। तो इन्होंने बताया है एक वर्ड है जो हमें याद रखना है, कीवर्ड कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब है कोज इफेक्ट। तो इसमें क्या है, एक इन्होंने सेंटेंस दिया है, द किंग डाइड एंड देन क्वीन डाइड। तो इसमें क्या है, फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, सिर्फ इवेंट्स का ऑर्डर बिना किसी रीजन के है, स्टोरी में बताएंगे। तो अगर इसकी स्टोरी होगी तो क्या बोलेंगे, सिर्फ इवेंट्स का ऑर्डर सेट कर देंगे, उसमें रीजन नहीं बताएंगे। लेकिन प्लॉट में क्या किया जाएगा, रीजन भी देंगे और कोज इफेक्ट इसका प्रेजेंट होगा। एज एन इंस्टेंस ऑफ स्टोरी एंड साइट्स अनदर एग्जाम्पल, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑन ग्रीफ टू एज ए प्लॉट। तो मतलब ये बताते हैं कि कोज इफेक्ट इसमें रिलेशन है। दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर एक्सप्लेन द डिफरेंस दैट फॉरेस्टर ट्राइज टू मेक बिटवीन व्हाट ही परसीव्स एज स्टोरी एंड व्हाट ही टर्म्स प्लॉट। कि उसने एक स्टोरी के माध्यम से क्या समझा और एक प्लॉट के माध्यम से क्या समझा, वो एक इस सेंटेंस में बताता है, द किंग डाइड एंड देन क्वीन डाइड। तो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ही इज क्विक टू पॉइंट आउट दैट इवन दो इन बोथ इंस्टेंस द टाइम सीक्वेंस इज प्रिजर्व्ड, इट इज द एक्यूरेट सेंस ऑफ कैजुअलिटी दैट एक्चुअली overshadows it. Foresters emphasize therefore is on casualty as making the important difference between a story and plot. तो इसने क्या किया है, फॉरेस्टर जो हमारे जो लेखक हैं, राइटर हैं, उन्होंने इसके बीच में क्लियर डिफरेंस बताया है। तो दोनों में टाइम ऑर्डर सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंस कैजुअलिटी का ही है। तो दोनों में स्टोरी और प्लॉट में क्या है, प्लॉट में ओनली कैजुअलिटी होती है जो कि कोज इफेक्ट को बताता है। तो इस प्रकार इसको हम याद रख सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, स्टोरी और प्लॉट। स्टोरी में क्या है, रीजन नहीं होगा, टाइम सीक्वेंस होगा, परंतु प्लॉट में क्या टाइम सीक्वेंस होगा, उसके साथ इसका रीजन भी दिया गया होगा। बस यही है, इसको आप एग्जाम्पल की मदद से समझा सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वाई एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, आर देयर एनी लिमिटेशंस इन्वॉल्व्ड इन ए सच क्लासिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या समझेंगे, प्लॉट को क्लासिफाई क्यों और कैसे करते हैं, और क्या इसमें कोई लिमिटेशंस भी हैं। तो ये दो क्वेश्चन इसमें हम क्लियर करेंगे। पहला कि प्लॉट को क्लासिफाई क्यों और कैसे करते हैं, दूसरा क्या है, इसमें कोई लिमिटेशन है या नहीं है। तो इसको हम 3 राइटर की मदद से समझेंगे, हडसन, अरिस्टोटल और जो अमेरिकन ऑथर है एन हॉथरने। तो इसकी मदद से हम इसको समझेंगे कि इसको कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले आपको एक मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ जिससे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो प्लॉट को डिफरेंट वेज में अरेंज और क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला, ठीक है, इसमें क्या समझेंगे कि इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हडसन है, हडसन ने प्लॉट्स के 2 टाइप बताए हैं, पहला लूज प्लॉट और दूसरा ऑर्गेनिक प्लॉट। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे हम कि ऑर्गेनिक कौन सा है, लूज कौन सा है। फिर अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल ने भी अपने क्या बताए हैं, अलग अलग बताए हैं कि 2 टाइप के बताए हैं। अरिस्टोटल ने भी इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पहला सिंपल प्लॉट, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लॉट। इसी प्रकार क्या है कि अरिस्टोटल क्या है, जो किसके बारे में बता रहा है, ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में बता रहा है, परंतु नोवेल के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है, जो कि पूरे नोवेल को कवर नहीं करती है। फिर आता है हमारा लास्ट राइटर हॉथरने। हॉथरने क्या बोलता है कि इसको क्लासीफाई करने के लिए 4 टाइप हैं। तो इसको हम कैसे 4 टाइप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेजिक, कॉमिक, ओस्टेरिक और रोमांटिक नोवेल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ही हमारे 3 लेखक हैं, 3 लेखक ने इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। हडसन और एरिस्टोटल ने 2-2 पार्ट में, और जो एन हॉथरने है उन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझते हैं कि इसको कैसे समझेंगे।
प्लॉट कैन बी ऑर्डर्ड, सिक्वेंस्ड, क्लासीफाई इन मैनी वेज। इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एज पर हडसन मेक्स ए सेपरेशन बिटवीन लूज प्लॉट एंड ऑर्गेनिक प्लॉट्स। तो हडसन ने इसको क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, लूज प्लॉट और ऑर्गेनिक प्लॉट। लूज प्लॉट क्या होते हैं, इवेंट होते हैं ना जो, वो लूजली कनेक्टेड होते हैं, उनके जो इंसिडेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके बीच में नहीं होता है। हीरो ही क्या है, सभी इवेंट्स को जोड़ता है। तो इसमें क्या है, लूज प्लॉट में कनेक्शंस वीक होते हैं। इन द केस ऑफ लूजली कंस्ट्रक्टेड प्लॉट द स्टोरी इज composed of a number of separate incidents with very little necessary or logical connections among themselves, and the unity of the narrative depend not on the machinery of actions but on the person of hero। तो मतलब क्या है, उनको हीरो ही जोड़ता है, उनके एक्शन वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इज द ओनली बाइंडिंग फैक्टर। तो वही क्या है, ओनली बाइंडिंग फैक्टर है। तो ये हो गया हमारा लूज पॉइंट। अब क्या है, द इंस्टेंस ही गिव सच लूजली कंस्ट्रक्टेड प्लॉट। तो कुछ प्लॉट्स की एग्जांपल दिए जो कि लूजली कंस्ट्रक्टेड है, वो है हमारे रॉबिन्सन क्रूज, जो कि किसने लिखा है, डैनियल डेफो ने लिखा है। जो वैनिटी फेयर है वो विलियम्स मेक्सपीस द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और निक ब्लेक किसने लिखा है, चार्ल्स डिक्सन ने लिखा है। तो ये इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं जो कि किसके हैं, लूज प्लॉट के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। तो ये क्या होता है, सिंपल प्लॉट होता है वो एपिसोडिक होता है, इवेंट्स थोड़े लूजली होते हैं। बल्कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होगा, इसका रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है, ठीक है, और रिकॉग्नाइजेशन होता है इसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट में, जो कि सिंपल प्लॉट में नहीं होता है। ही सेड दैट ए सिंपल प्लॉट इज largely episodic in nature while a complex plot involves both a reversal of fortune and, जो कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है उसको पेरीपेटिया भी बोलते हैं, एंड रिकॉग्नाइजेशंस। मोर ओवर द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एंड रिकॉग्नाइजेशन में आल्सो नॉट एग्जिस्ट इन एवरी नोवेल एंड दैट इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक। तो ये क्या होता है, इसने बताया कि जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है और रिकॉग्नाइजेशंस है वो सभी नॉवेल्स को कवर नहीं करता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। वी मस्ट बियर इन माइंड दैट अरिस्टोटल वाज टॉकिंग अबाउट द ग्रीक ट्रेजेडी। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अरिस्टोटल है वो नोवेल के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में, नॉट रियली अबाउट द नोवेल एज ए जर्न। अगली बात करते हैं हम, जो अमेरिकन ऑथर है हाउथ्रोने, इन 19th सेंचुरी नोवेलिस्ट एंड ऑथर ऑफ द स्कारलेट लेटर द रिवर्स। इसमें क्या है, ही रिवील्स 4 टाइप्स ऑफ प्लॉट। तो उसने हमें 4 टाइप ऑफ प्लॉट्स बताया है। पहला ट्रेजिक, कॉमिक, स्टेरिक और रोमांटिक, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, कि उसका सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट ऑफ द नोवेल। नाउ वी हैड सेड अर्लियर दैट ए नोवेल शुड और कुड बी अप्रोच थ्रू इट्स फॉर्म एंड नॉट कंटेंट। तो अब हम बात करते हैं कि किस पर डिपेंड करता है, नोवेल क्या है, कि कैसे अप्रोच कर रहा है, नोवेल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। दिस डेफिनेशन आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द सीन्स दैट इट लीव्स आउट अदर टाइप्स ऑफ नोवेल सच एज। तो इसके आधार पे क्या है, ये सभी को कवर नहीं करता है। तो क्या है, अलग अलग टाइप के नोवेल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और क्राइम थ्रिलर्स अमंग अदर्स। तो इस प्रकार के नॉवेल्स हैं, वो सभी प्रकार के नॉवेल्स को क्रिएट नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम अलग अलग ऑथर के हिसाब से अलग अलग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि इस आंसर को पूरा कवर कर सकता है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डज नॉलेज अबाउट द प्लॉट एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट हेल्प इन आवर रीडिंग द नोवेल। कि क्या है कि जो प्लॉट है ना, उसकी नॉलेज होना, उसकी क्लास की नॉलेज होना, वो क्या हमें मदद करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट को पढ़ने के लिए। तो इसका डेफिनेटली आंसर होगा यस, ये हमें मदद करते हैं, जिससे क्या हो गया, हमें ब्रॉड आइडिया आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स को हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैनर इन विच प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड, कोई भी प्लॉट हो, किसी तरह लिखा गया हो, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म करेक्टर। कि करेक्टर टर्म क्या है। करेक्टर होता क्या है, बेसिकली किसी कहानी में कोई मेन जो रोल होता है ना, वो करेक्टर होता है।
करेक्टर कैन सिंपली बी टर्म्ड एज ए फिगर इन एनी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क। करेक्टर कुड बी बोथ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन। तो करेक्टर क्या है, आदमी भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन थिंग्स भी हो सकती है, जो अजीब है, सच एज एनिमल्स हो सकता है, या कोई इनएनिमेट एंटिटी हो सकती है, परंतु उसको क्या है, उसके रोल देने पड़ेंगे ह्यूमन जैसे, तब जाके वो क्या है मेन करेक्टर बनेगा। दैट हाउएवर हैव बीन पर्सोनिफाइड, उसको क्या है आदमी वाले गुण देने पड़ेंगे, किसके द्वारा, लेखक द्वारा, नॉवलिस्ट द्वारा। तो इस प्रकार ये क्या है, हम करेक्टर की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि करेक्टर क्या है। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ, ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है इसकी डेफिनेशन। तो करेक्टर का मतलब है स्टोरी में जो पर्सन या फिगर होता है वो स्टोरी में जो रोल प्ले करता है। करेक्टर सिर्फ ह्यूमन नहीं होते हैं, नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी करेक्टर बन सकते हैं अगर उन्हें ह्यूमन क्वालिटीज दी जाए तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशंस। जो इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स को ये कोई रोल देते हैं तो इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये डेफिनेशन थी हमारी करेक्टर की, जो कि मैंने आपको आसानी से समझा दी है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए करेक्टर टू बी कंसिस्टेंट। तो एक करेक्टर का कंसिस्टेंट होना क्यों जरूरी है, तो बहुत ही ईजी है। बाई हैविंग कंसिस्टेंट ट्रेट्स एंड और वेल डिफाइंड आर्क करेक्टर्स विल बी मोर बिलीवेबल। अगर करेक्टर कंसिस्टेंट होगा तो वो विश्वास के पात्र होगा, उस पर विश्वास ज़्यादा होगा कि भाई हाँ ये सच बोल रहा है, उसको रिलेट कर पाएंगे, रिलेटेबल होता है, एंड मोर मेमोरेबल, और ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। रीडर्स कैन कनेक्ट विद देम, रीडर समझने लगता है कि वो उससे ही रिलेट करता है, वो कहानी उससे रिलेट हो रही है, इन बेटर वे, एंड अल्टीमेटली लर्न टू लव देम एज मच एज यू डू, और उससे प्यार करने लगता है। तो इस प्रकार ये क्या है, मदद करता है करेक्टर का कंसिस्टेंट होना नोवेल के साथ, लव उसके क्या है, उसको पढ़ने में इच्छा जागृत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए करेक्टर एंड कैरिकेचर। तो इसमें क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि ये इसका डिफरेंस क्या है। करेक्टर की जैसे मैंने डिफरेंस बताई, जो मेन रोल करता है ना वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों हो सकता है। तो वैसे ही क्या है, कैरिकेचर क्या है, उसकी बढ़ाई चढ़ाई बात को दिखाना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। तो ये हम आसानी से मैं इसको दोनों को बता दूंगा कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, इसमें है द वर्ड कैरेक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये किससे है, कैरिकेटर, विच मीन्स ए सिंबल और मार्क। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ए कैरिकेचर इज ए आर्टिस्ट रेंडरिंग ऑफ ए थिंग पर्सन दैट इज एग्जीग्रेटेड, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है ना उसे बोलते हैं एग्जीग्रेटेड, इन ऑर्डर टू बी ह्यूमेरियस और ए क्रिटिसाइज, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, तो करेक्टर का मतलब क्या है, स्टोरी का रियल फिगर या रियल पर्सन होता है। वैसे ही कैरिकेचर में किसी करेक्टर को एग्जीग्रेट किया जाता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जैसे कि फनी बना दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, इस प्रकार उसको बताया जाता है। कैरिकेचर में क्या है, ड्राइंग, डिस्क्रिप्शन या एक्टिंग के फॉर्म में ये हो सकता है। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारे कैरिकेचर होते हैं। ये कैरिकेचर में भी ड्राइंग हो सकती है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कोई इमिटेशन हो सकती है किसी सब्जेक्ट की। तो इस प्रकार ये क्या है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड कैरिकेचर, जो कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।